स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जो इस साल यानी 2022 में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने आपका बायोलॉजी का जो सैम्पल पेपर है या मॉडल पेपर है वो बोर्ड की साइट से लिया है, उसे मैंने सॉल्व किया और आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसे ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं आपकी बायो की बुक में कुल मिला के 15 पार्ट हैं, लेकिन कोविड के कारण आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी कम हो गया है और सिर्फ 11 पार्ट आपके रखे हैं, जिसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा पार्ट आपका नहीं है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, फिर सातवां पार्ट नहीं है, आठवां है, नौवां है और 10वां पार्ट नहीं है, फिर 11 है, 12 है, 13 पार्ट नहीं है, 14 है और फिर 15 है। और तो इस तरह से आपके कुल मिला के 11 ही पार्ट हैं और ये है उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पार्ट जो है वो आपका 4 अंक का है कुल मिला के। दूसरा पार्ट पुष्पपातों में जनन जो है 5 नंबर का है। तीसरा जनन स्वास्थ्य जो है वो 3 नंबर का है। उसके बाद आनुवांशिकता वाले जो पार्ट हैं ये आपके 6 नंबर के हैं। और उसके बाद ये वंशागति ये भी 6 नंबर के। तो 5, 6, 8 और 9 ये 6 नंबर के पार्ट हैं। लास्ट के जो 4 पार्ट हैं ये आपके 5 नंबर के हैं। तो इस तरह से कुल 56 अंक का आपका पेपर होगा। और ये है पेपर के सामान्य जो है वो इंस्ट्रक्शन। इस समय यानी इस साल आपका समय जो है वो 2 घंटे 45 मिनट का ही रहेगा और अंक हैं 56। ये आपका सैम्पल पेपर है। अब ये उसका पैटर्न है। अवश्य प्रकार के प्रश्न आएंगे सबसे पहले सेक्शन ए में, और ये प्रश्न आपके 9 आएंगे। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको एक सही उत्तर है वो लिखना है। उसके बाद आपके रिक्त स्थान ये 4 हैं, एक एक नंबर के। उसके बाद आपके एक एक नंबर के जो है वो प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको एक शब्द में, एक लाइन में लिखना है। तो एक एक नंबर के आपके जो है 8 प्रश्न हैं। तो ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में आपके 1.5 नंबर के 12 प्रश्न हैं। तो इनके उत्तर जो हैं वो आपको 50 शब्दों में लिखने हैं कम से कम। तो इस तरह से थोड़ा सा आप उन उत्तरों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपके 3-3 नंबर के 3 प्रश्न हैं। इसमें आपकी चॉइस आएगी। चॉइस में मिलते जुलते ही प्रश्न होते हैं, मतलब सेम पार्ट से। और उसके बाद 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हैं सेक्शन डी में, और इसमें भी आपकी चॉइस आएगी। अब देखते हैं इस सैम्पल पेपर का हल क्या है। अब पहला जो प्रश्न है इसमें अभिसद्य का कि निम्न में से कौन सा निषेक जनन करने वाला जीव है। तो इसका उदाहरण आएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, केंचुआ, स्पंज, मधुमक्खी और एस्कैरिस। तो इसका उत्तर आएगा मधुमक्खी। दूसरा प्रश्न है, एक प्रारूपिक परिपक्व आवर्तबीजी भ्रूणकोश में कितने केंद्रक व कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसका आपको ध्यान रखना कि पहले केंद्रक है, बाद में कोशिकाएं हैं। अगर ये उल्टा होता तो प्रश्न जो है थोड़ा बदल जाता। अब इसमें केंद्रक होते हैं 8 और कोशिकाएं होती हैं 7। तो आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मानव, फलमक्खी, पक्षी और टिड्डा। तो इसका उत्तर आएगा टिड्डा या ग्रासहॉपर। अगला प्रश्न, डीएनए के आणविक संरचना में नाइट्रोजन क्षारक कौन से बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़ता है, यानी शर्करा और क्षारक के बीच का बंध किस प्रकार का है। तो इसका उत्तर आएगा ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वयं प्रत्यक्षरों का उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एड्स है, अमावती संधिशोध है, कैंसर है और हाथीपांव है। तो इसका उत्तर आएगा अमावती संधिशोध। अगला प्रश्न, कौन सा असंक्रामक रोग है। तो इसके उदाहरण दे रखे हैं, मतलब इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जुकाम है, दाद है, कैंसर है, टाइफाइड है। तो इसका उत्तर आएगा कैंसर। तो इसका उत्तर आप कैंसर आप लिख सकते हैं। फिर निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की पर्ण व धारी कीट प्रतिरोधी है। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शरबती सोनार, सोनालिका, कल्याण सोना और हिमगिरी। तो इसका सही उत्तर है हिमगिरी।
डीएनए खंडों को जोड़ने में उपयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसमें दे रखे हैं डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, हेलिकेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। तो सही उत्तर क्या है इसका? लाइगेज। आप जानते हैं कि लाइगेज एंजाइम जो है वो खंडों को जोड़ने के काम आता है। अगला प्रश्न है, बीटी कपास में समाविष्ट किए जाने वाले क्राइजीन कौन कौन से हैं? तो इसमें है क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। तो ये उत्तर आपका ए जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद है टिप्पण। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि। तो इसका उत्तर आएगा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा हम कम समय में काफ़ी संख्या में पादप जो है वो तैयार कर सकते हैं। संसार में कुल डैश जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उसके बाद मानव जीनोम में बहुत बड़े भाग का निर्माण डैश द्वारा होता है। तो इसका उत्तर आएगा पुनरावर्ती अनुक्रम। अवसादी पोषक चक्र के भंडार धरती के डैश में स्थित होते हैं। इसका उत्तर आएगा पटल। उसके बाद आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों की एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। इसकी खोज बैटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम लिखो। तो इसका उत्तर आएगा सिकल सेल एनीमिया। अगला प्रश्न है, एक नंबर का, प्रतिरक्षा की परिभाषा लिखिए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं आप। हमारे शरीर में रोगजनकों से लड़ने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं और ये हमें प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग उपयुक्त है और क्यों? तो विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का विभज्योतक भाग जो शीर्ष तक अक्ष में स्थित होता है भाग उपयुक्त है, और क्योंकि ये भाग विषाणु मुक्त होता है। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। विद्युत कण संचलन को परिभाषित कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत कण संचलन को इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के पेपर में कई बार इंग्लिश वाले शब्द भी आ जाते हैं, तो आपको दोनों शब्द जो है आपको पढ़ते समय ध्यान रखने हैं। तो विद्युत कण संचलन एक ऐसी तकनीक है जिसमें उच्च विद्युत धारा में डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। डीएनए के खंड ऋण आवेशित होने के कारण एनोड पर पृथक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, परजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन का समावेश किया गया है तथा जो अपना लक्षण व्यक्त करता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। तो इस तरह से परजीवी जंतु के स्थान पर अगर परजीवी पादप आता है तो भी आप इस तरह से परिभाषा बना सकते हैं। अगला प्रश्न, नेट प्राथमिक उत्पादकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देने पर नेट प्राथमिक उत्पादकता या NPP प्राप्त होती है। और सूत्र लिख सकते हैं इसका, GPP - R बराबर NPP। अगला प्रश्न, भास्थानीय स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण लिखिए। तो भास्थानीय संरक्षण लिख सकते हैं जैव सफारी पार्क, और भी इसके उदाहरण हैं। तो इसके अलावा आप स्वस्थानीय संरक्षण ले सकते हैं आप जैव विविधता हॉटस्पॉट। अगला प्रश्न, बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु सहायता देने वाली 3 विधियों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है पात्री निषेचन, जीवी निषेचन, कृत्रिम विरेचन। अगला प्रश्न, यौन संचारित रोगों के संपर्क से बचने के 3 उपायों के नाम सुझाइए। तो इसमें लिख सकते हैं आप, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न रखें, असुरक्षित यौन संबंध से बचें और रोग की आशंका होने पर डॉक्टर से मिलें। तो इस तरह के जो आपके पॉइंट्स में ही उत्तर लिखने हैं। ये इस तरह के अगर 3 पूछते हैं 2 पूछते हैं तो उनको आप जहाँ तक पॉइंट्स में लिखें तो सही रहेगा। अगला प्रश्न, कायिक संकरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, पादप की विभिन्न किस्मों को युग्मित कर संकर प्रोटोप्लास्ट से नए पादप का निर्माण करना कायिक संकरण कहलाता है। और इसका उदाहरण लिख सकते हैं टोमेटो, आलू एवं टमाटर का कायिक संकर।
अगला प्रश्न, एकल कोशिका प्रोटीन से आप क्या समझते हैं? तो कुछ सूक्ष्मजीव नीलहरे शैवाल, उदाहरण के लिए स्पाइरुलिना में प्रोटीन, खनिज एवं कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। संवर्धन माध्यम में इनकी वृद्धि कराकर बायोमास उत्पादन को एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। अगला, प्रतिकृतियन का उद्भव क्या है? इसका उत्तर है, ये वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब वह परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। अगला प्रश्न, बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं? तो किसी परपोषी कोशिका में वांछित जीन के स्थानांतरण के उपरांत उस कोशिका से अधिक मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसे बायोरिएक्टर कहते हैं। और ये परपोषी कोशिका के गुणन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, पोषक आदि प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के 3 लाभ लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं आप, अजैव प्रतिबल, ठंड, सूखा, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करना। दूसरा, रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता। तीसरा, खाद्य पदार्थों के पोषणीय स्तर में वृद्धि, उदाहरण के लिए गोल्डन राइस। अगला प्रश्न, बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, ये रवे उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? इसका उत्तर है, बीटी आविश प्रोटीन जीवाणुओं में निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, लेकिन जब कोई कीट इस निष्क्रिय विष को खाता है तब यह उसके रवे उसके आंतों में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय विष में बदल जाते हैं। अर्थात ये जो है बीटी क्षारीय पीएच में ही सक्रिय हो पाता है। अगला, प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्राथमिक उत्पादकता उत्पादक के जैव मात्रा उत्पादन या सौर ऊर्जा की ग्रहण की दर होती है। अगला प्रश्न, उदरवर्ती एवं अधोवर्ती पारिस्थितिक पिरामिड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उदरवर्ती पिरामिड ऐसे पिरामिड जो आधार पर चौड़े तथा शिखर पर नुकीले होते हैं उन्हें उदरवर्ती पिरामिड कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा का पिरामिड या घास के मैदान का पिरामिड। दूसरा है अधोवर्ती पिरामिड, ऐसे पिरामिड जो आधार पर संकरे तथा शिखर पर चौड़े होते हैं उन्हें उधोवर्ती पिरामिड कहते हैं। उदाहरण के लिए वन में संख्या का पिरामिड। और आप इनका छोटा एक चित्र भी दोनों का बना सकते हैं। अगला प्रश्न, जैव विविधता के सभी आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। तो इसमें आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। आप चाहें तो इसका एक एक उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता क्यों आवश्यक है या क्यों उपयोगी है? तो जैव विविधता पारितंत्र को अनेक सेवाएं प्रदान करती है, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता, परागण की क्रिया, जैविक उत्पाद आदि। इसके साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है, इसलिए जैव विविधता पारितंत्र के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद हैं आपके 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न। तो थोड़े बड़े प्रश्न हैं, जैसे निषेचन को परिभाषित कीजिए। लैंगिक एवं लैंगिक जनन के बीच तो अंतर। तो आप लिख सकते हैं निषेचन की परिभाषा। ये प्रश्न जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन आपको इसका उत्तर सही से देना है। तो सजीव में नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। और पुष्प पादपों में इस क्रिया का अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने लिलियम पादप में किया था। अंतर लिख सकते हैं आप। अलैंगिक जनन, ऐसे जनन जिसमें एक ही जनक भाग लेता है या एक ही जनक जो है वो संतान उत्पन्न करता है, और इसमें संतान जो है वो जनक के आनुवंशिक तौर पर बिल्कुल समान होती है। और ये ऐसे जनन है जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन संतति उत्पन्न होती है, और ऐसी संतति में विभिन्नताएं आ जाती हैं। इसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, और इसमें युग्मक संलयन नहीं होता, इसमें युग्मक संलयन होता है। तो इस तरह से आप उनके अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का कारण लक्षण लिखिए। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम आ सकता है आपका, डाउन सिंड्रोम आ सकता है आपका, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आ सकता है आपका। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम तो ये एक तरह से आनुवंशिक त्रुटि के कारण ये रोग होता है, और ऐसे व्यक्तियों में कुल जो है 45 गुणसूत्र होते हैं, और बोलते हैं उसका आप लिख सकते हैं 44 + XO, यानी इसमें एक ही X होता है और O का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन आपको लिखना है 44 + XO।
तो कुल 45 गुणसूत्र हैं। लक्षण जैसे इनके कद व कान छोटे होते हैं, स्तन व अंडाशय अविकसित होते हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग जनक का नाम लिखिए। तो ऐसा रोकथाम के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो मलेरिया रोग जनक का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोआ वर्ग का सूक्ष्मजीव है। नाम प्लाज्मोडियम को अंडरलाइन करना है क्योंकि वैज्ञानिक नाम है ये। और इस रोग का वाहक जो है मादा एनोफिलिस मच्छर है। और इससे बचने के उपाय, जैसे घरों के आसपास जो है नालियाँ या पानी इकट्ठा न होने दें। घरों खिड़कियाँ में दरवाजे जो हैं वो बंद रखें। मच्छरदानी का उपयोग करें। पानी को आप साफ़ सुथरा जो है वो काम में लें। तो इस तरह से आप इस लिख सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न, त्रिकसलियन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और एक निषेचित भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो इम्पोर्टेंट है ये। त्रिकसलियन क्या है, भ्रूणकोश में 2 नर युग्मकों में से दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण करता है। इस क्रिया को त्रिकसलियन कहते हैं। तो आपको क्लियर करना है त्रिकसलियन की परिभाषा। जैसा को पता है कि 2 नर युग्मक जो है वो प्रवेश करते हैं। एक नर युग्मक तो अंडकोश का से मिल जाता है, दूसरा नर युग्मक जो है वो द्वितीय केंद्रक से मिलकर और त्रिकसलियन करता है। तो परिभाषा आपको क्लियर लिखनी है और उसका चित्र बना सकते हैं आप नामांकित। और ये क्रिया जो है भ्रूणकोश में संपन्न होती है। तो यहाँ ऊपर तो 2 सहायक कोशिकाएं हैं। ऊपर के निषेचन से, प्रथम निषेचन से तो युग्मनज बन जाता है और दूसरे निषेचन से प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। और ये आपको प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं जो बाद में जो है विलुप्त हो जाती हैं। तो ये आपको साफ सुथरा सा चित्र इसका बनाना है। अगला प्रश्न, डीएनए को परिभाषित कीजिए। द्विकुंडलित डीएनए की संरचना की विशेषता लिखिए। तो डीएनए की संरचना आप समझा सकते हैं। तो इसका पूरा नाम लिखना है आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये जैव रासायनिक यौगिक होता है और सभी सजीवों की जैविक क्रियाएं जो है वो डीएनए ही निर्धारित करता है। तो संरचना आप लिख सकते हैं वाटसन क्रिक के अनुसार। द्विकुंडलित संरचना जो है वाटसन क्रिक ने दी थी कि एक इसके अनुसार डीएनए अणु जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है और इसका आधार शर्करा तथा फॉस्फेट का बना होता है तथा भीतर की तरफ इसमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के प्रति जो समानांतर होती हैं। यदि एक श्रृंखला की ध्रुवता 5 से 3 है तो दूसरे की 3 से 5 होगी। तो ये थोड़ा सा आपको पिक्चर इसके साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आप जो है उसको याद करके और इसको लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखना है आपको इसका उत्तर। और दोनों श्रृंखलाओं के क्षार जो है आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो उसमें आपको लिखना है कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। इनमें 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। और दोनों श्रृंखलाएं जो है वो दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, जिसमें एक कुंडली की पिच जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों क्षारकों के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और डीएनए की प्रत्येक कुंडली में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। और उसका जो क्लियर आप चित्र जो है बना सकते हैं। तो इसमें एक जो कुंडली है उसमें आप 10 जो है वो क्षारकों को जोड़ा दिखा सकते हैं। एडेनिन जो है थायमिन के साथ और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ। एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में जो है 3 बंध। 2 क्षारकों के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैम्पल पेपर। इसमें और भी प्रश्न है चॉइस के, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप इस तरह का और सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो जो है वो लाभदायक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।